हेलो एंड वेलकम टू सिविल यून आईएएस। तो हमारे एकलव्य मेंटरशिप प्रोग्राम में जिसमें कि हम आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं और आप उनका आंसर्स हमको हमारी मेल आईडी पर लिखकर भेजते हैं और उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे पास हर सब्जेक्ट के अलग अलग मेंटर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स हैं। और जब आप हमको क्वेश्चंस लिखकर भेजते हैं, जो कि क्वेश्चंस बहुत ही अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड टू द यूपीएससी हैं, आप क्वेश्चंस देख भी सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर। तो जब आप लिख कर भेजते हैं हम आपको मेंटरशिप देते हैं और धीरे धीरे आपकी आंसर राइटिंग स्किल डेवलप हो रही है। हम देख पा रहे हैं जो कुछ स्टूडेंट्स हमको क्वेश्चंस लिखकर भेज रहे हैं, आंसर्स लिखकर भेज रहे हैं, तो उनका हम देख रहे हैं कि डे बाई डे उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग है वो इम्प्रूव हो रही है। और धीरे धीरे ये होगा, 2-3 महीने में आप इतने अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे अगर आप कंटिन्यूअसली लिखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन कि इट विल बी इजी फॉर यू टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द मेंस 2023 or 2024. Also there are some students who are appearing for 2024 and they are with us. तो अब हम वीडियो फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं, हम उन क्वेश्चंस का डेली एक क्वेश्चंस हम ले रहे हैं और उन पे हम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करा रहे हैं। मेंटरशिप नहीं कह सकते ये, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है। यहाँ पे हमारा जो मोटिव है वो ये है कि जो लोग हमसे अभी जुड़े नहीं है, उन तक इस मेंटरशिप प्रोग्राम को लेके जाया जाए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको हमारे मेंटर्स की मदद मिलेगी और डेली अगर आप आधा घंटा आंसर राइटिंग को दे रहे हैं तो जेन्युइनली आपका इम्प्रूव होना बहुत ही लाजमी बात है। आप बहुत अच्छा करेंगे अगर आप 2-3 महीने लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी वीडियोस को देख के आपके अंदर ये मोटिवेशन आए और आपको कम से कम अप्रोच पता चले कि आंसर्स लिखे कैसे जा रहे हैं। हमारे सिविल जोन में हम किस तरीके से अ, इसको बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं, जीएस की आंसर राइटिंग को। तो आइए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन था, द क्वेश्चन वाज, दो privatization is considered as a prominent component of economic reforms, India has been ambivalent on the subject even in the post reform period. Discuss. अप्रोच क्या होना चाहिए? देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं कई बार। देखो ये कह रहा है कि जो प्राइवेटाइजेशन था, हालांकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में उसका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया इसको लेके एम्बिवेलेंट रहा है। तो एम्बिवेलेंट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको बहुत शाब्दिक अर्थ भी नहीं पता, यानी इस टर्म का आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, तो भी आपको ये सेंस होना चाहिए कि एम्बिवेलेंट का मतलब है कि इंडिया ने दोनों पक्षों पर एक तरीके से इंडिया चला है, यानी कि इसकी पॉजिटिव पे भी इसकी नेगेटिव पे भी, है ना। कि जो प्राइवेटाइजेशन था उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़े हैं, कुछ नेगेटिव भी पड़े हैं। तो और वी कैन से द इंडियन पॉलिसी हैज बीन एम्बिवेलेंट टुवर्ड्स इट। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने केवल प्राइवेटाइजेशन को ही बढ़ावा दिया है ना, वो एम्बिवेलेंट रहा है। तो डिस्कस करना है इस बात को, प्रूव करिए या फिर आप इसको क्रिटिकली एनालाइज भी कर सकते हैं। पूरी तरीके से अगेंस्ट में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ डिस्कस बोला गया है ना। डिस्कस में यानी आपको कुछ ना कुछ इस स्टेटमेंट के पक्ष में जरूर लिखना होगा। तो क्या अप्रोच हो सकता है? तो हमने जो आपको अप्रोच दिया है वेरी सिंपल, कि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है जो कोर इश्यू है जिसके बारे में बात हो रही है। तो आपको थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन के बारे में लिखना पड़ेगा कि एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन होता क्या है। आप क्या क्या कर सकते हैं, या तो डिफाइन कर सकते हैं प्राइवेटाइजेशन को, या फिर आप हिस्टोरिकल फैक्ट लिख सकते हैं इंडियन प्राइवेटाइजेशन हिस्ट्री के बारे में, है ना। जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे उसके बारे में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए। एक दो फैक्ट उससे रिलेटेड लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया है, हमने पहले डिफाइन किया है। तो हमने क्या डेफिनेशन दी? प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, प्रॉपर्टी और बिजनेस ऑफ द स्टेट ओन्ड असेट्स टू द प्राइवेट सेक्टर, है ना। ओनरशिप या प्रॉपर्टी और बिजनेस ऑफ द स्टेट ओन्ड असेट है, उसको जब हम असेट्स है जो हम प्राइवेट सेक्टर को जब ट्रांसफर करते हैं तो वही प्राइवेटाइजेशन है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ये एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट रहा है। इट हैज बीन वन ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज इट हैज इज
इट्स ओन बेनिफिट्स। तो हमने बेनिफिट्स अगले पॉइंट हमने बेनिफिट्स के दिए हैं कि प्राइवेटाइजेशन किस तरीके से बेनिफिशियल रहा है। नंबर एक, प्राइवेटाइजेशन प्रोवाइड्स ए नेसेसरी पुश to the underperforming PSUs by bringing fundamental structural changes and increasing efficiency with implementation of best global practice and optimized management of resource। इतना लंबा भी सेंटेंस ना लिखें तो आप एक सेंटेंस बस इतना लिख सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन has provided push to the underperforming PSUs by bringing structural changes and increasing its efficiency. Second is it has a positive impact on a country's economic situation as it reduces the government's total expenditure and increases the tax base, thereby aiding in ending the vicious cycle of overborrowing and continuous increase of national debt। सिंपल है कि कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर थे वो कम हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया उन्हीं कामों को करने के लिए जो पहले गवर्नमेंट करती थी। ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज सीन एज एन आंसर टू रिड्यूस पॉलिटिसाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिग्रेडेशन ऑफ पीएसयूज। सिंपल, जब गवर्नमेंट किसी सेक्टर से बाहर आ गई तो फिर उसका पॉलिटिसाइजेशन भी बंद हो गया, बंद ना कहें तो बहुत कम हो गया। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिग्रेडेशन था, जो पॉलिसी पैरालिसिस था, गवर्नमेंट क्योंकि उस सेक्टर पे काम कर रही थी तो प्राइवेट सेक्टर में आने के बाद वो एफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली फिर होगा क्या, जब इतनी सारे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी तो फिर बहुत चीजें अच्छी होने लगेंगी, जिसमें कि हमने एक जिक्र किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने लगेगा। तो यहाँ पे हमने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किस तरीके से इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए क्रूशियल था वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। अब हमें मेन जो पार्ट आया है, सेकंड पार्ट, कि हाउ इंडिया हैज बीन एम्बिवेलेंट, तो उसका भी अब हमें डिस्कस करना होगा कि इंडिया किस तरीके से एम्बिवेलेंट रहा है। डिस्पाइट द ग्रोथ ऑफ द, ये कनेक्टिंग स्टेटमेंट है, डिस्पाइट द ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर सिंस 1991 रिफॉर्म्स एंड इट्स इंक्रीज्ड कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी इन द रिसेंट डेकेड्स, इंडिया इज स्टिल नॉट सर्टेन अबाउट द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अभी भी बहुत चीजें हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में, इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट वेरी सर्टेन। तो इकोनॉमिक सर्वे का हमने एक कोट लिया है। इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 mentioned that India has distinctly anti-market beliefs as compared to other countries with similar low initial GDP per capita level. This ambivalence can be seen in the difficulty in privatizing even those public enterprises which have been financially unviable, such as Air India. अब तक तो यही था, ऑल्दो अब ऐसा नहीं है, लेकिन अब तक ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि एयर इंडिया फाइनेंशियली अनवाइबल थी, लेकिन फिर भी इसको प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा था। तो इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहला, सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट। A primary motive of private enterprise is maximizing profits, which does not always coincide with the broader social concern। तो बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट को देखना होता है कि हम क्योंकि सोशलिज्म, हर पॉलिसी से पहले हमको इस चीज पे ध्यान रखना होता है कि वो सोसाइटी के हित में है या नहीं। बेसिकली वेलफेयरिस्ट अप्रोच गवर्नमेंट की रहती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब प्राइवेट सेक्टर आएगा और इस चीज को खत्म कर देगा कि वो चीजें महंगी होने लगेंगी। तो एग्जाम्पल दिया है, इस पर आरबीआई टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स इन इंडिया हैव फोर्स्ड द बैंक्स टू राइट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स वर्थ, जो भी डेटा है कुल मिला के, जो डिफॉल्ट हो जाती हैं कंपनियां, कहीं ऐसा ना हो कि जब आप प्राइवेटाइज कर दो चीजों को और फिर वो डिफॉल्टर हो जाए। तो उससे अच्छा है कि वो चीजें गवर्नमेंट के पास ही रहें। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ पुअर गवर्नेंस बाय सम प्राइवेट कंपनीज which erode the confidence generated by success stories like Delhi International Airport Limited, Satyam scam, ICICI Bank and Videocon loan scam, Yes Bank crisis। ये बड़े फेमस सारे उदाहरण हैं, इनका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये क्या है?
The privatization efforts continues to be seen with suspicion, and business close to the ruling establishment are still seen to be gaining. The government has also been fairly reluctant in creating more space for the private sector, often due to fears of political backlash. ये है पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट को पता है कि ये अगर हम प्राइवेटाइज करते हैं किसी भी सरकारी पीएससी को, तो वो अ, देश के हित में होगा, देश की इकोनॉमी के हित में होगा। लेकिन चूंकि पब्लिक सेंटीमेंट उसके खिलाफ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में हमें कुछ बैकलेस सहना पड़ जाए। तो ये होता है पॉलिटिकल इकोनॉमी, है ना? तो जो पब्लिक सेंटीमेंट है उनका भी ध्यान रखना होता है कई बार। नेक्स्ट इज इनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर। The state has not been able to create the necessary capacity in the system required for smooth functioning of the private sector. Regulatory gaps हैं बहुत सारे, है ना? यानी अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो उसकी वजह से भी एक एनवायरमेंट नहीं बन पा रहा है कि चीजों को प्राइवेटाइज किया जाए। कंक्लूड कैसे करेंगे? इन सब चीजों को बैलेंस करके हमें लिखना है। In order to overcome this ambivalence, the government needs to create a regulatory environment. Yes, जो कमियां अभी हमने बताई, जो challenges बताए, उनको दूर करना है, where it can effectively intervene if the market fails and also protect the interest of consumers. No? The ease of doing business should be further improved for the private players to enter as well as exit the market. Also, the private sector must also enforce high corporate governance standards and transparency in their functioning. Recently, the government has announced that there will be a maximum of 4 public sector companies in strategic sector, while state-owned firms in other segments will eventually be privatized. गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ज्यादा से ज्यादा 4 प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर कंपनी काम करेंगी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, और जो बाकी की स्टेट ओन फर्म्स हैं उनको हम धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर देंगे। इतना लंबा कंक्लूजन नहीं लिखना है, एक या दो पॉइंट आप इनमें से लिख सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक पॉइंट लिख सकते हैं, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लिख सकते हैं। दैट विल बी एनफ। कंक्लूजन ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, वैसे ही 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो दिस इज टू मच फॉर 150 वर्ड्स। तो आई होप आपको बड़े अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और ये हमारा जो जीमेल है, इस पर आप अपने आंसर्स लिखना भेजना शुरू कर दीजिए लिखकर। तो हम आपको मेंटरशिप 2 से 3 दिन में प्रोवाइड करेंगे आपके क्वेश्चंस को चेक करने के बाद। आई होप दैट वाज बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।